Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं राम नरेश यादव और आप देख रहे हैं हालात इंडिया। साथियों, हालात इंडिया आज पुनः देश के उस हालात पर विचार कर रहा है, चर्चा कर रहा है, आपके साथ अपने विचार साझा कर रहा है जो देश और समाज की वर्तमान में आवश्यकता है। साथियों, सरकार जो भी है, सरकारें आती हैं, बनती हैं, चली जाती हैं। अब तक जनता की कसौटी पर कोई सरकार खरी नहीं उतरी, ये कहना भी गलत है। हर सरकार ने काम किया है, हर सरकार अपना प्रयास करती है, लेकिन वर्तमान सरकार ने जैसे जैसे प्रयोग सत्ता में आने के बाद किए, उनसे देश को, समाज को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि जो भी हुआ नुकसान ही हुआ है। और वर्तमान स्थिति ऐसी है कि देश का जो नुकसान हुआ है पिछले 6 महीने से, उसकी भरपाई शायद आगामी 6 वर्षों में ही हो पाएगी। लॉकडाउन की इस स्थिति से पूरा देश तबाह हो गया है। कोरोना कोई इतना बड़ा वायरस नहीं था जिसको देश बर्दाश्त नहीं कर सकता था और समाज उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन जिस प्रकार इसको हुआ बना के प्रस्तुत किया गया और देश की जनता को परेशान किया गया, उससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। साथियों, उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है, इसमें वैसे तो अपने संसाधन भी हैं और इतने संसाधन हैं कि गुजर बसर आराम से हो सकती है, लेकिन यहाँ की अर्थव्यवस्था बाहरी व्यक्तियों पे आधारित है, चाहे वो तीर्थाटन हो या पर्यटन हो। यहाँ जड़ी बूटी का भी संभावनाएं हैं, ऊर्जा प्रदेश बनाया जा सकता था और भी जड़ी बूटी के माध्यम से, फल उत्पादन के माध्यम से, कृषि उत्पादन के माध्यम से कई मानक यहाँ ऐसे हैं जिसके आधार पर उत्तराखंड नंबर 1 प्रदेश बन सकता था, लेकिन यहाँ एक ऐसी परंपरा डाल दी गई कि अधिकारी हो या नेता हो, दोनों ने जब से राज बना स्वार्थ के अलावा और कुछ नहीं सीखा। वर्तमान स्थिति और भयानक है। 6-7 महीने से यहाँ की ब्यूरोक्रेसी बैठे बैठे वेतन ले रही है। अब कोई अधिकारी या कर्मचारी कार्यालयों में नहीं मिलता है। जहाँ जाओ सभी कोरोना ड्यूटी पे होते हैं। कोरोना क्या हो गया, एक ऐसी आफत आ गई जिसने सारे कारोबार ठप कर दिए। बाहर से कोई आ नहीं सकता, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, कोरोना का भय दिखाया जा रहा है। कृषि व्यवस्था चौपट है। पहाड़ों से कृषि राज्य बनने के 3-4 साल बाद गायब हो गई थी। उसके लिए सरकार की नीतियां दोषी थी। वहां से पलायन क्यों हुआ, इसके लिए भी सरकार की नीतियां दोषी थी। पहाड़ पे जो स्थिति बनाई गई है, राज्य के निर्माण का उद्देश्य क्या था और अब राज्य कैसा बन गया है, ये विचारणीय प्रश्न है। फिलहाल वर्तमान में शिक्षा हो या रोजगार हो, कृषि हो या व्यापार हो, सब चौपट है। और इस स्थिति को 5-6 महीने से किसी ने ये नहीं सोचा कि आगे इसका क्या दुष्परिणाम होगा। शहरों में ऑनलाइन शिक्षा के नाम पे कुछ बच्चों को मोबाइल वगैरह देके या टीवी के माध्यम से पढ़ाया भी जा रहा है। शहर का व्यक्ति स्वयं सक्षम होता है, वह अपने बच्चों को पढ़ा भी सकता है, लेकिन गांव की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो। हमारा देश 80% ग्रामीण व्यवस्था पर आधारित है। अर्थव्यवस्था भी गांव से चलती है। 70% कृषक आज भी गांव में रहते हैं और गांवों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं इस बात को कई बार कह चुका हूँ
लेकिन इसमें सुधार होने का नाम नहीं है। कानून व्यवस्था चौपट, चाहे उत्तराखंड हो या यूपी या कोई अन्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ऐसी चौपट हुई है जो पूरे देश में एक चर्चा का विषय बनी हुई है। देश को उस समय नहीं समझ में आया था कि प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए। मुख्यमंत्री के ऊपर मध्य प्रदेश में भी एक प्रयोग किया जा चुका है, वहां सफलता नहीं मिली, और अब देश के सबसे बड़े राज्य में ये प्रयोग आजमाया गया, प्रयोग करके देखा गया, और वो प्रयोग पूर्णतः असफल रहा है। अब भी समय है कि देश और प्रदेश को बचाया जा सकता है, लेकिन यहाँ कोरोना का भय दिखाया जा रहा है। अगर इसको नहीं मानता है कोई तो उस पर कोरोना थोप दिया जाता है। कोरोना क्या है अब सब जान गए। कोरोना कब तक रोया जाएगा और कोरोना के नाम पर कब तक देश को बर्बाद होते हुए देखा जाएगा, ये अब देश की जनता को समझना चाहिए, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को समझना चाहिए, यहाँ की राजनेताओं को समझना चाहिए। कोरोना हलाते रहेंगे, देश बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, भावी पीढ़ी का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई पूरा सत्र बर्बाद हो गया है। अब सितंबर आ गया है, जो मार्च से शुरू हो जाता था वो सब खत्म हो गया। एग्जाम भी नहीं हो पाए, बिना परीक्षा कराए बच्चों को पास कर दिया गया। ये क्या मानक होंगे जो बच्चे बगैर परीक्षा दिए पास हो जाते हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई नहीं है, उनके अंदर क्या योग्यता होगी। इस योग्यता के लिए, बच्चों को भविष्य बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए हम सबको मिलकर विचार करना होगा। मैं इस बात को कई बार कह चुका हूँ और आज पुनः इसको दोहराता हूँ कि अर्थव्यवस्था संभालनी होगी, देश की भावी पीढ़ी का भविष्य संभालना होगा, वरना स्थिति भयावह हो जाएगी। कुछ नहीं रखा हिंदू मुसलमान में, कुछ नहीं रखा चीन और पाकिस्तान में, ये सब चलते रहते हैं, पहले भी चलते रहते थे, आज भी चलते रहते हैं। लेकिन इस समय जो वातावरण बनाया गया है वो अच्छा नहीं है। अब जो सत्ता पक्ष में है उन्हें भी सावधान हो जाना चाहिए और विपक्ष को भी अपने दड़बों से बाहर निकलना चाहिए। जिस तरह विपक्ष घरों में घुस के बैठ गया है, ये राजनीति करने का कोई तरीका अच्छा नहीं है। सत्ता सब चाहते हैं, जब तक सत्ता थी तब तक आप सड़क पे थे, संसद में थे और लोकसभा विधानसभाओं में थे, और सत्ता चली गई तो सब अपने अपने घर में कैद हो गए। जनता को आपने बेसहारा छोड़ दिया है। क्या जनता के साथ आपको दोबारा जनता का साथ नहीं लेना है या जनता का साथ नहीं देना है? क्या यही देशभक्ति है? देशभक्ति वो होती है जो मरते दम तक जनता के साथ रहे। जनता आपको सिंहासन दे सकती है तो जनता संकट में भी याद कर सकती है। इस समय जनता पे संकट है और विपक्ष घरों में घुसा बैठा है। विपक्ष को बाहर निकल के आना चाहिए और देखना चाहिए और कहना चाहिए। जो सत्ता पक्ष अगर कोई गलती कर रहा है तो उसकी गलतियों को कहना चाहिए। कहीं सबको जेल में नहीं चढ़ा दिया जाएगा। इमरजेंसी से बड़ी इमरजेंसी नहीं लगने वाली है। बहुत बड़ी इमरजेंसी 1975 में लगी थी, उससे बड़ी जेल भरो आंदोलन नहीं हो सकता है। विपक्ष को निकल के आना चाहिए और सत्ता अगर सही काम नहीं करती है तो उसका विरोध करना चाहिए। अब जनता को भी सावधान हो जाना चाहिए। जनता को भी अपने देश का, अपनी भावी पीढ़ी का भविष्य देखना होगा। आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने हमें सुझाव भी दें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि देश की जनता क्या चाहती है और सरकार क्या कर रही है। सरकार अपने मन की बात तो बता देती है, लेकिन जनता के मन की बात सरकार ने कभी नहीं सुनी। क्या सरकार को जनता के मन की बात नहीं सुनना चाहिए? विपक्ष को यदि उस समय ईवीएम से परहेज होता है तो विपक्ष इस समय क्यों नहीं बताता है? जब चुनाव के 2 महीने रह जाते हैं तो विपक्ष चीखता है कि ईवीएम से धांधली हो जाएगी, ईवीएम नहीं चाहिए, अब बैलेट पेपर चाहिए। चुनाव आयोग के साथ उस समय कोई जादू भी छड़ी नहीं होती है कि जो 1 महीने पहले घुमा देगा और ईवीएम सारी बैलेट पेपर में बदल जाएगी। ऐसा नहीं है। विपक्ष को जो चाहिए, सब संवैधानिक संस्थाओं को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। हालांकि आजकल न्यायपालिका काम नहीं कर रही है, कार्यपालिका काम नहीं कर रही है, विधायिका काम नहीं कर रही है। जनता करे तो क्या करे, और जनता को करने नहीं दिया जा रहा है। ऐसी भयानक स्थिति बहुत देश के भविष्य के लिए घातक है और इसको रोका जाना चाहिए। न्यायपालिका भी अपना काम शुरू करे, कार्यपालिका भी अपना काम शुरू करे, विधायिका भी शुरू करे और जनता को भी काम शुरू करने के लिए स्वतंत्र करना होगा, वरना देश का भविष्य बहुत बुरी तरह से गर्त में चला जाएगा। जो पड़ोसी देश जो कहीं कुछ नहीं थे, बहुत
कम हैसियत रखते थे वो भी अब सिर उठा के बोलने लगे हैं। ये अब देश की जनता, यहाँ की राजनेताओं को सबको समझ लेना चाहिए कि हमारी आंतरिक स्थिति क्या है। हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपने देश की, अपने समाज की, अपनी आर्थिक स्थिति, आंतरिक स्थिति, संवैधानिक दायरे को संभालें और विश्व में पुनः अपना एक अलग स्थान स्थापित करें। यही मेरा निवेदन है और आशा करता हूँ कि आप सब लोग इन बातों पर गौर करेंगे, चर्चा करेंगे और आपस में भी विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।